मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मौर्य जो है राजवंश के बारे में पढ़ा। मौर्य राजवंश की उत्पत्ति और उसके जो है प्रशासन के बारे में हमने पढ़ा। अब जो हम बात कर रहे हैं हमारा अंतिम टॉपिक, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे कि मौर्य के पतन का क्या कारण था। ठीक है, सो मौर्यों के पतन का कारण जो दोस्तों वो ये है कि मौर्यों के पतन के कारण में इतिहासकारों ने बहुत सारे जो है अपने अपने मत दिए हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। किसी ने जो है किसी और बात को बताया है कि मौर्य के पतन का कारण जो है निम्नलिखित कारण था, ठीक है, और किसी ने जो है किसी और कारण को जो है आधार मानते हुए मौर्यों का कारण बताया है। तो सभी इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत है, ठीक है, मौर्यों के पतन के कारण के। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर रोमिला थापर है, उसने ये कहा है कि बहुत केंद्रीकृत जो प्रशासन था, केंद्रीकृत प्रशासन था, इसी के कारण जो है मौर्यों का जो है बेसिकली पतन हुआ। ये रोमिला थापर जो है इतिहासकार हुई है, प्रसिद्ध इतिहासकार, उन्होंने ये माना है। और अगर बात करें कि किसी ने बोला है कि ब्राह्मण विरोधी नीति है, इसके कारण जो है मौर्यों का जो है हरिप्रसाद शर्मा जो है शास्त्री जो है, उन्होंने ये माना है कि ब्राह्मण विरोधी नीति थी। ठीक है, क्योंकि मौर्यों ने जो है यानी कि जैन और बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण प्राप्त किया, ब्राह्मणों की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण मौर्यों का ह्रास हुआ, मौर्यों का पतन हुआ। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात कही है। तो आओ हम देख लेते हैं किन किन इतिहासकारों ने क्या क्या बात की है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मौर्यों के पतन के कारण की, तो अगर मैं बात करूं अशोक की ब्राह्मण विरोध नीति, ठीक है, तो अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति जो माना है, जैसे अभी मैंने बात की हरिप्रसाद शास्त्री। हरिप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति जो थी वो ही मौर्यों का पतन का कारण थी। मौर्यों का जो है डिक्लाइन हुआ, पतन हुआ, और उसका कारण क्या था? ब्राह्मण विरोधी नीति। ब्राह्मण विरोधी नीति में उन्होंने कहा कि जो पुष्यमित्र शुंग था, जिसने, मैंने आपको बताया कि मौर्य वंश का जो अंतिम जो सम्राट था वो वृहद्रथ था, और वृहद्रथ की हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग करता है, जो उसका हम कह सकते हैं उसकी सेना का सेनापति होता है, जो कट्टर ब्राह्मण होता है। और उसने अपनी भरी सेना के सामने जो है यानी कि राजा को सेना के निरीक्षण के बहाने से वो सेना के पास लाता है और फिर जो है उसकी हत्या कर देता है। तो ब्राह्मण विरोधी नीति जो थी मौर्यों की, या अशोक की जो ब्राह्मण विरोधी नीति या मौर्यों की ब्राह्मण जो विरोधी नीति थी, वो ये मानते हैं हरिप्रसाद शास्त्री कि ये मौर्यों के पतन का कारण बनती है। तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी नीति का कारण कौन मानते हैं इनमें से, तो आपका आंसर क्या होगा? हरिप्रसाद शास्त्री जी जो थे वो ब्राह्मण विरोधी नीति का कारण मानते हैं। मैंने कहा कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करता है 184 ईसा पूर्व में, ठीक है। वृहद्रथ जो अंतिम मौर्य सम्राट होता है, यदि आपका एग्जामिनर ये पूछे कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन होता है, तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन होता है? वृहद्रथ होता है। और वृहद्रथ की हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग करता है, कट्टर ब्राह्मण होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अशोक की अहिंसावादी शांतिवादी नीति थी, ठीक है। तो हेमचंद्र राय चौधरी का मानना है, हेमचंद्र राय चौधरी ये कहते हैं कि अशोक की जो एक्सट्रीम अहिंसावादी नीति थी, जो बहुत ज्यादा अहिंसावादी नीति और शांतिवादी नीति क्या होती है, यानी कि मौर्यों का पतन का कारण बन जाती है। और इन्होंने तो बहुत विरोध किया है। इन्होंने कहा कि ये स्वप्नदर्शी राजा था, और जो है हम कह सकते हैं कि रियलिटी से जो है ये वास्तविकता से बहुत दूर था, और इसने जो है ये बहुत ही स्वप्नदर्शी राजा था। तो ये बहुत बड़े आलोचक रहे हैं अशोक के, और इनके यानी हम कह सकते हैं किसने माना है? हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी ये मानते हैं कि अशोक की जो अहिंसावादी नीति थी और अशोक की जो शांतिवादी नीति थी, वही मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण बनती है। कि कलिंग युद्ध के बाद में, जैसे कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने धम्म नीति का अनुसरण कर लिया, यानी कि धार्मिक नीति का अनुसरण कर लिया। जब धार्मिक नीति का अनुसरण कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं अशोक का डिक्लाइन होना चालू हो जाता है, और अशोक क्या हो जाता है?
अशोक का साम्राज्य विघटन होने लगता है, साम्राज्य का विघटन यानी कि हम कह सकते हैं अशोक का होने लगता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं हेमचंद्र राय चौधरी की ये जो नीति थी, तो अशोक की क्या थी, ये कहते हैं अशोक की अहिंसावादी शांतिवादी नीति, पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भंडारकर साहब जो थे, ठीक है, इन्होंने भी इस मत का क्या किया है, समर्थन किया है। तो हम कह सकते हैं कि भंडारकर साहब ने भी इस मत का समर्थन किया है, भंडारकर। ठीक है, तो हेमचंद्र राय चौधरी तथा भंडारकर साहब ने इस मत का क्या किया है, इस मत का हम कह सकते हैं कि इसको समर्थन दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वित्तीय दुर्बलता, कि वित्तीय दुर्बलता डीडी कौशाम्बी साहब ये कहते हैं कि अशोक की जो हम कह सकते हैं कि अशोक का पतन का या मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था कि वित्तीय दुर्बलता बहुत ही ज़्यादा जो है अशोक द्वारा या मौर्य साम्राज्य द्वारा जो है दान दिया गया। ठीक है, और इससे दान देने से खजाना खाली हो गया, और खजाना खाली होने से प्रशासन में क्या आ गई, प्रशासन जो है, प्रशासन का ढांचा ढीला पड़ गया। इसके कारण जो है मौर्यों का पतन होता है, ये डीडी कौशाम्बी कहते हैं। तो डीडी कौशाम्बी ये कहते हैं, डीडी कौशाम्बी। ठीक है दोस्तों, तो डीडी कौशाम्बी का ये मत है कि मौर्यों का पतन के कारण क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रशासन का अति केंद्रित और राष्ट्र संकल्पना का अभाव जो कहती है वो रोमिला थापर कहती है। रोमिला थापर ये कहती है कि अति जो है केंद्रित जो प्रशासन था, यानी ग्राम से लेकर जो प्रांत तक वो सारा का सारा प्रशासन जो है केंद्र के प्रशासन का हस्तक्षेप रहता था, और जो पूरा प्रशासन था वो जासूसों के जाल में जकड़ा हुआ था। और इसमें जो है अशोक के मरने के बाद में या अशोक की मृत्यु के बाद में इसमें जो है ये जो पूरा का पूरा जो ढांचा था वो जो है इसमें मौर्य साम्राज्य की पकड़ जो है ढीली हो गई थी, और ये जो है पूरा हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य इसको गठित नहीं, और इसको वापस से उस ढांचे को वापस से संगठित नहीं कर पाए। ये मानना है रोमिला थापर का। तो रोमिला थापर का ये जो है मत है, रोमिला थापर का। तो रोमिला थापर का ये मत है कि बेसिकली कि प्रशासन का अति केंद्रित तथा राष्ट्र संकल्पना का अभाव, ये रोमिला थापर मानती है दोस्तों। तो ये जो है बेसिकली मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो है कि योग्य उत्तराधिकारी की कमी के कारण, यानी कि अशोक के बाद में योग्य उत्तराधिकारी नहीं आए मौर्य साम्राज्य में, इसके कारण भी जो है मौर्यों का अंत होता है। कुछ लोग, कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण। तो हम लिख सकते हैं अयोग्य उत्तराधिकारी, एक और जो है इसका अयोग्य उत्तराधिकारी। ठीक है, तो ये कुछ हमने जो पढ़े कि ये मौर्य की जो है पतन के कारण रहे अशोक की ब्राह्मण विरोध नीति, हरिप्रसाद शास्त्री कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम बात करते हैं कि अशोक की अहिंसावादी और शांतिवादी नीति, ये कहते हैं हेमचंद्र राय चौधरी। तो हेमचंद्र राय चौधरी ये कहते हैं कि अशोक की ये जो नीति थी, यही हेमचंद्र राय चौधरी तथा भंडारकर ये कहते हैं कि यही नीति जो है बेसिकली क्या बन जाती है, ये नीति बन जाती है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण। ठीक है, ऐसे ही हमने बात की कि वित्तीय दुर्बलता डीडी कौशाम्बी साहब कहते हैं, और प्रशासन का अति केंद्रित एवं राष्ट्र संकल्पना का अभाव कौन कहता है, रोमिला थापर जो है विद्वान है वो कहती है कि अति केंद्र प्रशासन के कारण जो है ये बेसिकली जो है मौर्य साम्राज्य का पतन होता है दोस्तों। ठीक है, अब तक हमने ये बात कर ली, तो ये टॉपिक हमारा जो है अब पूरा हो जाता है। एग्जाम की दृष्टि से आने वाले सभी सवालों को हमने लेते हुए अब हमारा जो नया टॉपिक होगा आज की इस क्लास में, तो वो होगा यानी गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य हमारा नया टॉपिक होगा। मैंने आपको बताया कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो उत्तर भारत में आप देखो कि मगध पर जो, एक बार अगर हम बात करें कि मगध पर आसीन होने वाला, यानी कि मगध पर जो है नंद वंश था, नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद को हराकर, ठीक है, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
ईसा पूर्व में घनानंद को हराकर, नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसने स्थापना की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य जो था वो किसने स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो आप देखो कि ईसा की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 300 यानी कि 300 ईसा पूर्व तक, ठीक है, यानी कि मगध पर जो शासन करता है वो नंद वंश और उसके बाद में मौर्य वंश करते हैं और पाटलिपुत्र इसका एक मुख्य केंद्र होता है। इसके बाद आप देखते हो कि सुंग वंश एक नया, वृहदत्त की हत्या करके सुंग वंश जो है, यानी कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट वो था वृहदत्त। और इसकी हत्या कौन करता है? इसकी हत्या करता है पुष्यमित्र सुंग। तो पुष्यमित्र सुंग इसकी हत्या कर देता है और सुंग वंश की स्थापना कर देता है। तो आप देखोगे कि भारत में जो है, यानी कि इन 500 साल में, यानी कि ईसा सती के 184 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 300 ईसा पूर्व तक भारत में अनेक छोटे यानी कि ईसा की अगर मैं बात करूं 184 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, लगभग 300 ईस्वी तक, ठीक है, तो इन 400-500 सालों में कम से कम जो हम कह सकते हैं कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। अनेक छोटे छोटे राज्य जो है भारत में आ जाते हैं, ठीक है। भारत पर कुषाणों का आक्रमण होता है और कुषाण ये जो थे, यानी कि कुषाण जो है बेसिकली यूची जाति के थे, ठीक है। तो कुषाणों का भारत पर आक्रमण होता है इन 400-500 सालों में। तो हम कह सकते हैं कि भारत को राजनीतिक एकता जो प्रदान की तो वो मौर्य साम्राज्य ने की, और उसके बाद भारत को जो राजनीतिक एकता प्रदान करता है वो गुप्त साम्राज्य करता है, ठीक है। हालांकि गुप्त साम्राज्य हम कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य जितना विस्तार नहीं था या इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था, फिर भी भारत को फिर से राजनीतिक एकता कौन प्रदान करता है? गुप्त साम्राज्य करता है। और इसके बाद में हम कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बीच में भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हो गए। राजनीतिक अस्थिरता के कारण कुषाण जो है भारत पर लंबे समय तक राज करते हैं। फिर और कुषाणों के पतन के बाद में, ठीक है, कुषाणों के पतन के बाद में कुषाणों के जो सामंत होते हैं, ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि जो गुप्त थे वो कुषाणों के सामंत थे और इन्होंने ही धीरे धीरे अपना अस्तित्व बढ़ाया, अपने आप की अपनी शक्तियों को संगठित किया और भारत में एक बड़े राज्य की स्थापना गुप्त जो है वो बड़े राज्य की स्थापना करते हैं। तो हम कह सकते हैं मौर्य के बाद में भारत में राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने वाला जो वंश था वो गुप्त वंश था। तो इन 400-500 सालों में दोस्तों ये छोटे छोटे गणराज्य थे भारत में। जैसे अगर मैं बात करूं कि कुषाण जो थे वो बेसिकली, मैं आपको सिर्फ इसका ब्यौरा दे रहा हूं, कुषाण यूची जनजाति के थे मध्य एशिया के थे, बेसिकली मध्य एशिया के। तो ये बेसिकली क्या थे? मध्य एशिया की जनजाति थी, ठीक है। ये पश्चिमी चीन में रहते थे, ठीक है, पश्चिमी चीन के प्रांत में रहते थे। तो पश्चिमी चीन के प्रांत में रहते थे और यहाँ पर हुणों का आक्रमण होता है, इन पर हुणों का आक्रमण होता है। तो यहाँ पर यानी कि यूची जाति पर, ठीक है, हुणों का आक्रमण होते हैं। हुण भी एक जनजाति थी, ये यूची जनजाति पर आक्रमण करते हैं। तो ये यूची जनजाति भारत की तरफ आती है, ठीक है, और ये भारत की तरफ आती है। तो भारत में जो है यानी कि कुंजुल कण्वफदीस, इसने जो है कुषाण वंश की स्थापना करता है। कुंजुल कण्वफदीस जो था इसने जो है बेसिकली, या कई जगह इसको कुजुल कण्वफदीस कहते हैं, इसने जो है
भारत में जो है कुषाण वंश की स्थापना करता है और ये कुषाण वंश बहुत दिनों तक भारत में जो है अपना शासन करता है। और फिर कुषाणों का जो है हम कह सकते हैं कुषाणों का भी पतन होता है। कुषाणों के पतन के बाद में भारत में अलग अलग छोटे छोटे, यानी उत्तर भारत में कुषाणों का कई सालों तक राज्य रहा। फिर इनके पतन के बाद में यानी हम कह सकते हैं योध्या, मालव, ठीक है, अर्जुनायन, ठीक है, कुणद, इस प्रकार के कई जो है छोटे 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 हम कह सकते हैं छोटे 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 राज्य जो है या छोटे छोटे हम कह सकते हैं गणतंत्र राज्य जो है भारत में स्थापित हो जाते हैं। ये कुछ समय तक जो है कुषाणों के अंडर में थे। कुषाणों के पतन के बाद में इन्होंने अपनी स्वतंत्र जो है स्थिति यानी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। केंद्र से अलग हटकर अपने आप को इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये लगभग जो है पंजाब, राजस्थान और इस इलाकों में जो है ये छोटे 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 राज्य जो है उत्पन्न हो गए थे। अब ऐसा ही माना जाता है कि जो गुप्त थे वो बेसिकली कुषाणों के जो है सामंत थे और इन्होंने जाकर जो है कुषाणों के सामंत थे गुप्त, और इन्होंने जो है 300 शताब्दी के आसपास में इन्होंने भारत पर राज्य अपना स्थापित किया और भारत को फिर से एक बार जो है राजनीतिक एकता प्रदान की। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं इनका साम्राज्य इतना विस्तृत नहीं था जितना कि किसका था, जितना हम कह सकते हैं यानी कि मौर्य साम्राज्य का था। तो आओ हम गुप्त साम्राज्य के बारे में अब हम पढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य, ठीक है, गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश, ठीक है। अब इस गुप्त वंश की उत्पत्ति को लेकर दोस्तों इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि ये शूद्र उत्पत्ति के थे, यानी कि ये शूद्र जनजाति के थे। कुछ मानते हैं ये क्षत्रिय जनजाति के थे, कुछ मानते हैं ये ब्राह्मण जनजाति के थे, कुछ मानते हैं कि ये वैश्य जाति के थे। जो लोग कहते हैं, जो इतिहासकार कहते हैं कि गुप्त जो थे यानी कि इनकी उत्पत्ति को लेकर जो लोग कहते हैं शूद्र उत्पत्ति के थे, ठीक है। तो जो लोग शूद्र उत्पत्ति के कहते हैं तो उनमें जो प्रमुख नाम हैं, ठीक है, वो केपी जायसवाल है। तो केपी जायसवाल ये कहते हैं, केपी जायसवाल, जायसवाल का मानना है कि शूद्र जो थे, ये जो गुप्त थे वो शूद्र जनजाति के थे या शूद्र जाति के थे, ठीक है। अब हम बात करें जो लोग कहते हैं वैश्य उत्पत्ति, ठीक है। वैश्य उत्पत्ति में रोमिला थापर, ठीक है दोस्तों, रोमिला थापर का ये मानना है कि वैश्य उत्पत्ति के जो वैश्य उत्पत्ति के लोग थे या वैश्य जनजाति से बिलोंग करते थे गुप्त राजाएं, रोमिला थापर हो गए। इतिहासकार एलन मानना है। रामशरण शर्मा का भी यही मानना है कि ये क्या थे, वैश्य उत्पत्ति, इनकी गुप्त राजाओं की जो जाति थी वो वैश्य जाति के थे, ठीक है। ऐसे जब हम क्षत्रिय जाति की मानते हैं, क्षत्रिय उत्पत्ति इनकी जो बताते हैं, यानी कि जिन इतिहासकारों ने ये माना है कि ये जो है क्षत्रिय उत्पत्ति के थे तो वो रमेश चंद्र मजूमदार थे। रमेश चंद्र मजूमदार, ठीक है। इन्होंने ये माना है कि गुप्त जो थे राजा वो क्षत्रिय जनजाति के या क्षत्रिय जाति के थे, ठीक है। और गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, गौरी शंकर ओझा भी यही मानते हैं कि ये किसके थे, ये बेसिकली थे यानी कि क्षत्रिय जाति के। जो लोग ये मानते हैं ब्राह्मण जाति के, ठीक है। क्षत्रिय उत्पत्ति तो हमने माना पहला, दूसरा, तीसरा मत और चौथा मत है ब्राह्मण
उत्पत्ति। ये दशरथ शर्मा हो गए, ठीक है। तो दशरथ शर्मा जो ये मानते हैं कि ये ब्राह्मण उत्पत्ति के थे, ठीक है। तो दशरथ शर्मा तथा एक और विद्वान हैं हेमचंद्र राय चौधरी, इनका ये मानना है कि गुप्त जो राजा थे उनकी जाति क्या थी, ब्राह्मण जाति थी। तो हमारे पास में चार जो है बेसिकली हमारे पास में मत आते हैं इनकी जाति को लेकर। तो चार जाति के जो मत है वो अलग अलग विद्वानों ने कहे हैं। दोस्तों एक बार में फिर से देख लेते हैं हम कि उत्पत्ति के गुप्त वंश की उत्पत्ति में जिन्होंने शूद्र जाति का माना है वो केपी जायसवाल। कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कि केपी जायसवाल जो थे वो जो है बेसिकली ये मानते हैं कि ये शूद्र जाति के थे। वैश्य उत्पत्ति ये रोमिला थापर मानती है। रोमिला थापर का मानना है कि वैश्य उत्पत्ति थे रोमिला थापर, एलन रामशरण शर्मा, और क्षत्रिय उत्पत्ति के रमेश चंद्र मजूमदार और गौरीश शंकर हीराचंद्र ओझा, ठीक है। ब्राह्मण उत्पत्ति का मानना है दशरथ शर्मा तथा हेमचंद्र राय चौधरी का ये मानना है कि ये जो है ब्राह्मण उत्पत्ति के थे। तो इनको लेकर सवाल आते हैं दोस्तों। केपी जायसवाल को आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और जो दशरथ शर्मा और इनको भी हेमचंद्र राय चौधरी को बिल्कुल मानना है कि ब्राह्मण किसने कहा, और वैश्य गए तो रोमिला थापर, रामशरण शर्मा, ठीक है। और क्षत्रियों में गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा और इधर जो है रमेश चंद्र मजूमदार। इन्होंने क्षत्रिय जाति का माना किसको, गुप्त राजाओं को, ठीक है। कि गुप्त राजाओं की जो जैसे हमने पढ़ी थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, लोगों के विद्वानों के अलग अलग मत थे, और ऐसे ही जो है गुप्त राजवंश के बारे में भी विद्वानों के इनकी जाति को लेकर अलग अलग मतभेद हैं। किसके क्या मतभेद है वो अभी हमने देखे, और इसको आप याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे जब हम बात करेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो गुप्त वंश का संस्थापक या गुप्त वंश का आदि पुरुष, जैसे मैंने आपको कहा कि गुप्त वंश जो है भारत में मौर्य साम्राज्य के बाद में भारत में अलग अलग जो है अनेक राज्य हो गए थे, और ये राज्य जो हैं हम कह सकते हैं कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में। तो मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य से पहले भारत में जो है यानी कि हम कहें मौर्य साम्राज्य के बाद और गुप्त साम्राज्य से पहले भारत में अनेक छोटे राज्य थे, और ये अनेक छोटे राज्य जो थे वो जो है अपने अपने राज्य, उनके अपने अपने राज्य थे, अपने अपने राज्यों की सीमा थी। तो एक जो है हम कह सकते हैं भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था, और इन्हीं गुप्तों ने फिर जाकर जो है भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की, और गुप्त वंश यानी कि प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है, क्लासिकल एरा माना जाता है, गोल्डन युग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक उपलब्धियाँ भी बहुत हैं और राजनीतिक उपलब्धियाँ भी गुप्त वंश की बहुत है। इसलिए भारत में जो है इतिहासकार ये मानते हैं कि प्राचीन भारत का अगर कोई स्वर्णिम युग है तो वो कौन सा है, गुप्त वंश है। अगर आपका ये सवाल भी आए कि प्राचीन भारत का इनमें से कौन सा स्वर्णिम युग है, तो आपका सवाल क्या होगा दोस्त, आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर होगा कि गुप्त वंश, ठीक है। तो गुप्त वंश का आदि पुरुष या इसका संस्थापक माना जाता है, संस्थापक, ठीक है, संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, ठीक है। तो श्रीगुप्त को इसका संस्थापक माना जाता है, और यानी हम कह सकते हैं अपवाद में जो है कुछ अपवाद में हमको हमें साक्ष्य मिलते हैं जो घटोत्कच को गुप्त वंश का क्या मानते हैं, संस्थापक मानते हैं। तो पूना ताम्रपत्र अपवाद अगर मैं कहूं, अपवाद पूना
ताम्रपत्र तथा स्कंदगुप्त का जो है सूपिया जो लेख है उसमें, सूपिया लेख घटोत्कच को संस्थापक मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी अपवाद स्वरूप अगर मैं कहूं कि पूना ताम्रपत्र तथा स्कंदगुप्त का सूपिया जो लेख है, ठीक है, वो किसको मानते हैं? घटोत्कच को इसका संस्थापक मानते हैं। यानी गुप्त वंश का संस्थापक कौन मानते हैं? ये जो अपवाद स्वरूप है। पर आपका एग्जाम में आंसर क्या देना है? एग्जाम में आपको आंसर देना है श्रीगुप्त। ये आ जाए कि पूना ताम्रपत्र के अनुसार, ठीक है, या स्कंदगुप्त के सूपिया अभिलेख के अनुसार गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है। अगर ये कोट एंड कोट यानी कि इनके बारे में पूछने जाएं, यानी कि इनको जो है ऐसे पूछने जाएं कि पूना ताम्रपत्र के अनुसार कौन है, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा घटोत्कच। नहीं तो सामान्य आंसर आपका क्या होगा? सामान्य आंसर आपका होगा श्रीगुप्त जो है आदि पुरुष था और ये संस्थापक था। और श्रीगुप्त ने जो है उपाधि जो धारण की वो कौन सा क्या धारण की? उपाधि धारण की, महाराजा की उपाधि धारण की। ठीक है, महाराजा की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त के बाद में ऐसा माना जाता है कि श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच गुप्त वंश का अगला शासक बना। तो घटोत्कच, और घटोत्कच के बारे में हमारे पास में श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में इतनी जानकारियां हमारे पास में नहीं है। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की, बस इतना ध्यान रखना कि इसने भी उपाधि कौन सी धारण की? उपाधि महाराजा की। तो महाराजा की उपाधि इसने भी धारण की दोस्तों। तो उपाधि इसकी क्या थी? महाराजा की। तो महाराजा की उपाधि इसने धारण की। तो आदि पुरुष कौन? श्रीगुप्त। ठीक है, अपवाद के स्वरूप ताम्र अभिलेख, कौन सा? पूना का ताम्र अभिलेख, और जो है हम कह सकते हैं सूपिया अभिलेख, स्कंदगुप्त का सूपिया अभिलेख। ये क्या कहता है? ये घटोत्कच को इसका आदि पुरुष मानती है, संस्थापक मानते हैं। हमारी जो मेन बात चालू होती है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो चंद्रगुप्त प्रथम से चालू होती है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था, ठीक है, वही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। तो गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक कहलाता है वो कौन कहलाता है? हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, इसका समय काल होता है 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक। अब हम ईस्वी में पढ़ने लग गए हैं, अभी हम ईसा पूर्व में पढ़ रहे थे। मैंने कहा ना 184 ईसा पूर्व से बाद में, यानी कि मौर्यों के पतन के बाद में, और जो है गुप्त वंश की स्थापना से पहले तक भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी। ठीक है, और भारत में विदेशी आक्रमण भी हुए। विदेशी आक्रमण में मैंने कहा कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया। कुषाण कौन थे? बेसिकली मध्य एशिया के निवासी थे। ये पश्चिम चीन में यूची प्रांत में रहते थे। यूची प्रांत पर हुणों का आक्रमण होता है। हुणों का आक्रमण होता है तो ये भारत में आते हैं। भारत में इन्होंने अपना कई जगह जो है साम्राज्य स्थापित किए, कई सालों तक यानी कि कई वर्षों तक इन्होंने शासन किया। और इसी में आप देखे हो कि कुषाण का जो है कनिष्क जो था वो बहुत ही बड़ा जो है भारत में एक प्रसिद्ध जो हम शासक कहते हैं कनिष्क। तो कनिष्क क्या था? कुषाण वंशीय शासक था। और इसके बाद में जब कुषाणों का पतन हुआ तो ऐसा माना जाता है ये जो गुप्त थे ये कुषाणों के सामंत थे, और इन्होंने फिर भारत में राजनीतिक एकता प्रदान की। और इनका जो आदि पुरुष था, हमने श्रीगुप्त की बात की, और उसके बेटे घटोत्कच की बात भी हमने अभी कर ली, घटोत्कच की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी हुआ। तो इसको क्या बोला जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
वास्तविक संस्थापक। तो ये गुप्त साम्राज्य का क्या था दोस्तों, ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए, सवाल ये होता है कि गुप्त साम्राज्य का इनमें से वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अगर श्रीगुप्त आए तो वो आंसर नहीं होगा। श्रीगुप्त तो संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, अब हम बात करें, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो इसने क्या किया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की, तो इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी ये धारण करता है। ठीक है दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें हेमचंद्र राय चौधरी ने, ठीक है, हेमचंद्र राय चौधरी ने इसे द्वितीय, ठीक है, हेमचंद्र राय चौधरी ने बेसिकली, इसने हेमचंद्र राय चौधरी ने बोला है कि द्वितीय पाटलिपुत्र नरेश की उपमा दी है। ठीक है, तो इसको जो है हेमचंद्र राय चौधरी ने यानी कि द्वितीय पाटलिपुत्र जो है कि नरेश की या द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक माना है। क्योंकि आप समझो कि मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, यही मौर्यों की राजधानी रही पाटलिपुत्र, और ये गुप्तों की राजधानी रही, तो द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक माना है। का संस्थापक। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली जो है ये हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि ये क्या था, द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वायु पुराण ये कहता है दोस्तों, वायु पुराण ये कहता है कि इसका जो साम्राज्य था यानी कि पूर्व में प्रयाग से लेकर, ठीक है, और पश्चिम में जो है यानी कि मथुरा तक इसका साम्राज्य था। ठीक है, तो पूर्व में प्रयाग से लेकर पश्चिम में, प्रयाग से लेकर पश्चिम में मथुरा तक का इलाका, इसमें साकेत भी शामिल था। ठीक है, तो पश्चिम में मथुरा तक का इलाका इसके राज्य में आता था। ये कौन कहते हैं, ये हम कह सकते हैं कि ये वायु पुराण कहता है। और आपको ये बताऊं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की शुरुआत करता है 319 ईसा पूर्व में, 319 ईसा में, सॉरी, तो 319 ईस्वी में ये गुप्त संवत की शुरुआत करता है। इसी गुप्त संवत को क्या कहते हैं, गुप्त संवत को जो है वल्लभी संवत भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको वल्लभी संवत भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो पहली बार इसका गुप्त संवत का विवरण जो मिलता है वो मथुरा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, मथुरा अभिलेख में गुप्त संवत का उल्लेख मिलता है। तो पहली बार इसका जो हो हम कह सकते हैं कि उल्लेख कहाँ मिलता है, ये मथुरा के अभिलेख में मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने, यानी कि हम कह सकते हैं इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो कुमार देवी से शादी करता है चंद्रगुप्त प्रथम, क्या करता है, कुमार देवी से शादी करता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी राजकुमारी
राजकुमारी कुमार देवी से शादी करता है, से शादी करता है। तो ये लिच्छवी राजकुमारी होती है, वृषदेव की 13वीं कन्या होती है। तो वृषदेव की 13वीं कन्या, ठीक है, जिसका नाम होता है क्या, कुमार देवी, इससे ये शादी करता है। तो देखो पहले वैवाहिक संबंध कैसे बनते थे, वैवाहिक संबंध इसलिए लिच्छवी जो था वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये मध्य देश और जो है यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाकों में लिच्छवियों का राज्य था। तो लिच्छवियों का जो राज्य था ये जो है बेसिकली सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था चंद्रगुप्त प्रथम के लिए। तो इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है इनसे दोस्ती करने के लिए, ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार जो है पश्चिम की ओर करने के लिए, ठीक है, और पश्चिम की ओर करने के लिए लिच्छवियों से जो है हम कह सकते हैं संबंध मजबूत करने के लिए इसने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया लिच्छवियों से। तो ये इनकी जो है चाल थी, ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये इनकी नीति थी। इस नीति के तहत इसने इससे शादी की। अब हम बात करते हैं कि इसने जो है फिर सिक्के चलाए। तो इसने जो है कुमार देवी प्रकार के, राजा दंपति प्रकार के और विवाह प्रकार के सिक्के चलाए। तो इसने जो है सिक्के चलाए तो राज दंपति प्रकार के, तो चंद्रगुप्त के प्रथम के जो सिक्के थे, ठीक है, राज दंपति प्रकार के प्रकार, इसी को क्या कहते हैं, या विवाह प्रकार, या इसको कुमार देवी प्रकार के सिक्के, देवी प्रकार के सिक्के। ठीक है दोस्तों, अब जब हम बात करते हैं कि इन सिक्कों पर, इन सिक्कों के पृष्ठभाग पर, ठीक है, यानी कि अगर हम सिक्के की बात करें तो सिक्कों का एक, जैसे आप सिक्का देखोगे तो सिक्का का एक पृष्ठभाग होता है यानी कि आगे वाला, पीछे वाला भाग, और एक पूर्व भाग होता है जो मेन भाग होता है। तो आगे वाले भाग को पूर्व भाग, पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं, पृष्ठभाग। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसमें रानी कुमार देवी का, चंद्रगुप्त प्रथम तथा रानी कुमार देवी का, यानी कि सिक्के पर क्या था, मुख्य भाग, जिसको हम कह सकते हैं मुख्य भाग, मुख्य भाग पर चंद्रगुप्त प्रथम तथा कुमार देवी का, कुमार देवी की आकृति थी इन सिक्कों पर। ठीक है, मुख्य भाग पर, ठीक है, और पृष्ठ भाग पर, पिछले भाग पर लक्ष्मी की आकृति तथा मुद्रा लेख था, मुद्रा पर एक लेख था, और मुद्रा लेख क्या था, लिच्छवाय। तो ये जो है लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, तो कमल पुष्प पर लक्ष्मी की आकृति और नीचे लिखा हुआ लिच्छवाय, ये नीचे जो है लिखा हुआ था लिच्छवाय। ठीक है, और लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, और आगे जो बना चंद्रगुप्त प्रथम तथा कुमार देवी की आकृति ये सिक्कों पर थी। तो इसके सिक्के किन नाम से जाने जाते हैं, राजदंपति प्रकार, या विवाह प्रकार, या कुमार देवी प्रकार। एक बार मैं फिर से हम देख लेते हैं, हमने जो है क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर 335 ईसा पूर्व तक वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, यानी कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की इसने। हेमचंद्र राय चौधरी ने इसे द्वितीय मगध सम्राट कहा। ठीक है, क्योंकि इनकी राजधानी भी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। तो अब बात करते हैं, वायु पुराण ये लिखता है पूर्व में प्रयाग से और पश्चिम में मथुरा तक इनका साम्राज्य था। तो मथुरा तक साम्राज्य जो था इनका था साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में जो है गुप्त संवत की शुरुआत की,
और वल्लभी संवत भी कहते हैं। तो 319 ईस्वी में इसने क्या किया, गुप्त संवत की शुरुआत की। तो आपका क्वेश्चन होता है कि गुप्त संवत की शुरुआत इनमें से किसने की, तो आपका आंसर होगा गुप्त संवत की शुरुआत जो है बेसिकली किसने की, बेसिकली हम कह सकते हैं गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की 319 ईस्वी में की, ठीक है। और इसको वल्लभी संवत भी कहते हैं और मथुरा अभिलेख में इसका जो है उल्लेख प्रथम बार मिलता है, ठीक है। अब हम जो बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा हमने बात की कि इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी करता है ये, ठीक है। तो वैवाहिक संबंध ये कुमार देवी से करता है जो लिच्छवियों की राजकुमारी होती है। इस उपलक्ष्य में इसने सिक्के चलाए, तो राजदंपति प्रकार या विवाह प्रकार या कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलाए, ठीक है। और इस सिक्कों पर जो है यानी कि मुख्य भाग पर क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम तथा कुमार देवी की आकृति थी, ठीक है दोस्तों। और जो है हम बात करते हैं पृष्ठ भाग पर क्या था, लक्ष्मी की आकृति तथा मुद्रा लेख लिखाया हुआ था, लिच्छवाय एक जो है मुद्रा लेख मिलता है। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमने आज बात की कि चंद्रगुप्त प्रथम ही वास्तविक संस्थापक था। और इसके बाद में चंद्रगुप्त का प्रथम का बेटा होता है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसके बारे में पढ़ें।